टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपकी बेहद डिमांड को लेकर आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो आपकी एग्जाम पीटीटी के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। और ये सभी के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी पर्सनल पीटीटी एग्जाम में ही पूछे गए थे। ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है? तो आप सबको पता है त्वचा, यानी कि स्किन के द्वारा हमारे जो विटामिन डी है उसका संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। ये अपने पर्सनल पीटीटी एग्जाम में पूछा गया है, प्री बीएड एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है दोस्तों उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलो देख सकते हैं आप, ये 2017 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पीटीटी एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? यानी कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन रक्त करेगा। कौन करेगा? रक्त, यानी ब्लड करेगा। व्याख्या की बात करें तो शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन जबकि अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न भी आपकी पीटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। तो ये भी पीटीटी एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर। कौन है? लैंड स्टीनर। इसके बारे में व्याख्या करें तो जर्मन वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में रुधिर वर्गों ए बी की खोज की और ओ रुधिर वर्ग की खोज कॉस्टेलो एवं स्ट्रूली ने की थी। ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये जो लैंड स्टीनर थे इन्होंने सिर्फ ए बी और ए बी की खोज की थी। ठीक है, और जो ओ रुधिर वर्ग होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसकी खोज अपने कास्टेलो और स्ट्रूली ने की थी। ठीक है, कास्टेलो और स्ट्रूली ने की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है और ये भी पीटीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन कौन सा नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इनमें से बात करें तो पहला है T4 है, ट्रेटा आयोडोथायोनिन है। ठीक है, T3 है, डाई आयोडोथायोनिन है और थायरोक्लोटोनिन है। लेकिन जो ये 4th नंबर का है हाइयोफाइसेक्टोमिन, ये अपने थायराइड ग्रंथि से द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। ये पीटीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यही इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यानी कि सबसे लंबी हड्डी किस अंग में होती है? यह भी अपने पीटीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जांग, यानी कि फीमर की हड्डी। ठीक है, फीमर की हड्डी। तो व्याख्या करें तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो जांग में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछ ले तो कान की हड्डी होती है। ठीक है, कौन सी होती है? कान की हड्डी, जिसे स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। चलिए और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों कि निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपसे पूछ ले तो आपको बताना है परम मस्तिष्क। कौन सा है? परम मस्तिष्क। और ये अपने उद्योग निरीक्षक एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है और यहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेस मेकर बनाने में उपयोग किया जाता है? हृदय पेस मेकर क्या होता है दोस्तों? एक कृत्रिम हृदय है। ठीक है, हृदय पेस मेकर बनाने में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व उपयोग में आता है? तो वो है प्लूटोनियम। कौन सा? प्लूटोनियम। ठीक है, ये अपने कृत्रिम हृदय बनाने के लिए काम आता है। प्लूटोनियम का उपयोग कृत्रिम हृदय बनाने में किया जाता है।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है जब आरबीसी जो कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, जब बुढ़ी हो जाती है, वृद्धावस्था में आ जाती है, तो प्लीहा में आकर अपना दम तोड़ देती है, यानी कि ये यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है और प्लीहा को इसलिए कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक नर कोशिका, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। तो एक नर जनन कोशिका से अगर हम बात करें कितने कितने शुक्राणु बनते हैं, तो आपको बताना है एक नर जनन कोशिका से, एक नर जनन कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। कितने? 4 शुक्राणु निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों कि शुद्ध रक्त का कौन सी सिरा परिवहन करती है, यानी कि O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन कौन सी सिरा करती है, यानी कि तो उसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो सिरा होती है वो अपने शुद्ध रक्त का क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यानी कि शुद्ध रक्त को अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान पूछ ले तो आपको बताना है प्लीहा, लेकिन आपसे पूछ ले कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन तक जीवित रहती है, आपको बताना है 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है आरबीसी का। ठीक है, चलिए इसके बाद ये प्लीहा में आकर अपना दम तोड़ देती हैं। अगला प्रश्न है कि एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब एक अणु, यानी कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ Fe पाया जाता है, Fe यानी लोहा। ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन ही लोहे के रूप में होता है। ठीक है, तो एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसके बारे में पूछ ले तो आपको बताना है 4 अणु ऑक्सीजन को लेकर जाता है एक अणु हीमोग्लोबिन का। ठीक है, समझ रहे होगे आप। ठीक है, तो हम 1/4 यानी कि 1:4 के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहां बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु यानी कि स्पर्म कहां बनते हैं। तो स्पर्म दोस्तों अपने वृषण में बनते हैं। कहां पे? वृषण में बनते हैं स्पर्म। ठीक है, यानी कि शुक्राणु अपने वृषण में बनते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है। तो वीर्य में उपस्थित दोस्तों जो शर्करा का जो नाम है वह फ्रक्टोज शर्करा। कौन सी? फ्रक्टोज शर्करा। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी कौन सी है। तो रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है एंटी। ठीक है, एंटी ए प्रतिरक्षी। ठीक है, एंटी ए प्रतिरक्षी अपने रक्त समूह AB प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम है, जिसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? जो एक से ज्यादा कार्य करे उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि इनमें से दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि क्यों है? क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो एक से ज्यादा कार्य करे उसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर कोई नेत्रदान करता है तो उसका कौन सा भाग निकाला जाता है? तो उसका कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है उसको निकाला जाता है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इम्लिसिफाइड वसा को तोड़ता है। तो इम्लिसिफाइड जो वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो अपने अग्नाशय रस में पाया जाता है और वो एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम। कौन सा? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो इमरजेंसी हार्मोन आपसे पूछ ले मानव शरीर का कौन सा है, तो आपके शरीर में भी पाया जाता है वो, उसको बोलते हैं एड्रीनल हार्मोन। कौन सा? एड्रीनल हार्मोन। इस हार्मोन को दोस्तों करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, जब हम आपातकालीन की स्थिति में होते हैं, यानी कि किसी डर की स्थिति में, ठीक है, किसी भय की स्थिति में, ठीक है, उस समय यह हार्मोन
एक्टिव होता है, उस समय अपने अंदर से आवाजें निकलती हैं कि या तो कर या फिर मर। ठीक है, यही दो चीजें होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्तचाप ब्लड ग्रुप को, जो ब्लड चाप है जो अपना, ठीक है, तो जो ब्लड स्पीड होती है, और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रिया क्या होती है दोस्तों? जिसको वे क्रियाएं जिसे हम नहीं रोक सकते। ठीक है, उल्टी आएगी, हम आसानी से उसको नहीं रोक सकते, रक्तचाप को नहीं रोक सकते। ठीक है, रक्तचाप रुक गया तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पश्चिम मस्तिष्क के जो मेडुला ऑब्लिगेटा जो भाग होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसको नियंत्रित किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दांतों का इनेमल। ठीक है, जो दांतों की जो परत होती है वो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात और कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न भी इसी प्रकार का है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। तो एरियोलर जो संयोजी उत्तक है वो दोस्तों त्वचा और मांसपेशियों के बीच में भी पाया जाता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों के आसपास में भी पाया जाता है, अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है, लेकिन आंतरिक अंगों के बीच में अपने जो एरियोलर जो संयोजी उत्तक है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, संयोजी उत्तक ये नहीं पाया जाता। चलिए अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो स्तन की हड्डी के रूप में उरोस्थि को जाना जाता है। किसको? उरोस्थि को अपने स्तन की हड्डी के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्लेटलेट्स को के रूप में जाना जाता है। तो प्लेटलेट्स को दोस्तों हम किस रूप में भी जान सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं हम प्लेटलेट्स को। ठीक है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त में जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्य से कम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है कि मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है? तो पीला जो रंग होता है मूत्र का वो अपने किस कारण होता है? वो अपने बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन एक क्या है दोस्तों? एक वर्णक होता है। ठीक है, सामान्यतः यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, परंतु बिलीरुबिन टेस्ट द्वारा मूत्र की जांच की जाती है। ठीक है, बिलीरुबिन टेस्ट के द्वारा ही हम मूत्र की जांच कर सकते हैं और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो भी अपने बिलीरुबिन आ जाएगा। ठीक है, अगर बिलीरुबिन ना दे और यूरोक्रोम दे दे तो आपको यूरोक्रोम राइट आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज की इस क्लास का कि कह रहा है प्रश्न की स्तनधारियों में ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनि उत्पन्न का अंग कौन सा है? तो ध्वनि उत्पन्न स्तनधारी किससे करते हैं? बिल्कुल कंठ से करते हैं। ठीक है, कंठ से ही तो अपनी आवाजें निकलती हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा पीटीटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर जरूर करना। ठीक है, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको टाइम पर मिलती रही। थैंक यू, धन्यवाद।